Hello everybody, a very warm good evening to all of you and welcome to Unacademy. This is your educator Surbhi and I welcome you all to this largest online learning platform of Unacademy. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everybody is doing fine, great, है ना? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आज का जो हमारा लेक्चर है उसके बारे में मैं आपको बताऊं दैट टुडेज लेक्चर इज अबाउट ट्रांसलेशन. ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में. बेसिक स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या होते हैं? ऑल द 3 स्टेप्स, दैट इज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. तो ये तीनों स्टेप्स कैसे होते हैं? व्हाट आर ऑल प्रोटीन फैक्टर्स दैट आर essential for this process of translations, and then we are going to see modification. ठीक है, जैसे कि प्रोटीन के मॉडिफिकेशंस कैसे होते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, प्रोटीन की टारगेटिंग, प्रोटीन का एक्टिवेशन, प्रोटीन की फंक्शनैलिटी, ये सारी चीजें उसके बाद हम देखने वाले हैं. तो ऐसे आज का हमारा ओवरऑल क्लास का फ्लो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसलेशन, फॉलोड बाय दैट हम लोग बात करेंगे मॉडिफिकेशंस एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग के बारे में. तो ये लेक्चर का शेड्यूल. एंड बिफोर मूविंग टू आवर लेक्चर पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. So this is my profile. My name is Surbhi and currently I am a PhD student at IIT Guwahati and I have qualified CSI and NET examination in June 2019 and after that I joined PhD. After my MTech in biotechnology, I have joined PhD. So about this Unacademy platform, Unacademy का जो ये प्लेटफॉर्म है उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो मेंशन करना चाहती हूँ. मैं हर बार आपको बोलती हूँ, मैं आज भी आपको वही बोलना चाहती हूँ दैट इस प्लेटफॉर्म पे आपको क्या मिलती है? डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं. ये लाइव क्लासेस क्या होती हैं? ये लाइव क्लासेस होती हैं इंटरैक्टिव. ठीक है, डिस्कशंस होते हैं इसमें, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो. तो अगर आप एक रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हो और एक लाइव क्लास देख रहे हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है. लाइव क्लास आपके लिए बहुत इंटरैक्टिव होगा, आपके लिए वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा एज कम्पेयर टू अगर आप एक मोनोटोनस रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो. तो आई थिंक द लाइव क्लास जो है वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन क्लासेस की. ठीक है, आपको ये फिजिकल क्लास का एक्सपीरियंस देता है, आपको अपने घर बैठे बैठे. इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलती है. ठीक है, मेगा टेस्ट, देन वीकली टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं. ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा. इसके साथ साथ 4 to 5 डिफरेंट टॉपिक के टेस्ट आपको एक साथ मिलेंगे. फिर यहाँ पे बच्चे आपको क्या मिलते हैं? बहुत सारी क्विजेज मिलती है. ठीक है, हर वीक के बाद एक वीकली क्विज होता है. देन हर एक कोर्स कंप्लीट होने के बाद यू हैव अ मेगा क्विज सेशन. तो दिस इज अनदर बेनिफिट. इसके अलावा यहाँ पे आपको वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं. वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मतलब कि अगर हम CSI या नेट की बात करें तो हमारे जितने भी 13-14 यूनिट्स हैं, इन 13-14 यूनिट्स के कंप्लीट सिलेबस को आपको क्या कराया जाता है? यहाँ पे कवर कराया जाता है. अगर आप यूट्यूब वीडियोस पे जाओ या फिर और कहीं सोर्स से देखो तो कंप्लीट सिलेबस को कवर कराना बहुत ही मुश्किल होता है. बट अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं और वो सारे एजुकेटर्स अपने अपने स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज है और वो उन टॉपिक के कोर्सेज को कंप्लीट करवाते हैं. तो इसलिए पूरा का पूरा जो यूनिट है आपका 13 to 14 वो सब कवर हो जाता है. अब आपके पास ये चॉइस है कि आप चुनो कि आपको इन 14 यूनिट्स में से कौन से यूनिट्स को फोकस करना है एंड देन यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ. तो ये हो गई वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की बात. अब इन वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के साथ साथ आपको क्या मिलती है? इन सारे फैसिलिटीज का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा. तो अगर आप कोई लाइव वीडियो देखो, अगर आप लाइव वीडियो नहीं देख पा रहे हो ड्यू टू सर्टेन रीजंस, तो उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी क्या रहेगा? आपके लिए अवेलेबल रहेगा. आप 24/7 कभी भी अपनी ID से उसको एक्सेस कर सकते है ना. इसके बाद बच्चे देखो, इसके बाद अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जा रहे हो, आप नए हो नए अनअकैडमी के ऊपर, तो आपके लिए जाने से पहले, आपको सब्सक्रिप्शन लेने से पहले अगर आप देखना चाहते हो ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, तो इसके लिए आपको बहुत सारी फ्री की स्पेशल क्लासेस भी वहाँ पे मिलती है. और ये जो स्पेशल क्लासेस होते हैं बच्चे, ये सबके लिए क्या होता है? बिल्कुल फ्री होता है. वेदर यू आर अ प्लस सब्सक्राइबर और नॉट, यू कैन अवेल दीज स्पेशल क्लासेस. आपको बस अनअकैडमी के लर्निंग ऐप डाउनलोड करके अपना अकाउंट बना के स्पेशल क्लासेस सेक्शन में जाके आप इन सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो.
ठीक है। तो अगर आप CSIR UGC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो CSIR UGC के कैटेगरी में जाकर देखो, बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं, आप लोग जाकर देखो, वो आपके लिए आई एम श्योर बेनिफिशियल होगा। और अगर आपको बच्चे स्पेशल क्लासेस लगती हैं, फायदेमंद है, और आप अपना पूरा प्रिपरेशन जो है वो स्पेशल क्लासेस वाले टीचर्स जो है उनके साथ अगर आपको पूरा प्रिपरेशन करने का मौका मिले तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो उस सिचुएशन में बच्चे आप क्या कर सकते हो, आप सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हो। और सब्सक्रिप्शन प्लान्स जो है आपके लिए, ये सारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स आपके लिए अवेलेबल है, यहाँ पे देख लो, लिस्टेड है सारे प्लान्स। और जो भी प्लान अगर आपको लेना है उस प्लान में अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो, दैट इज SURBHI01। So by using my referral code, you can get a 10% of discount. Fine? Okay, great. So now talking about our today's lecture. तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो किस चीज के बारे में है, ट्रांसलेशन के बारे में, ठीक है। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड सम बेसिक इनिशिएशन कॉन्सेप्ट्स अबाउट ट्रांसलेशन, कि ट्रांसलेशन होता क्या है, फिर कोडोन्स क्या होते हैं, कोडोन्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, टीआरएनए के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, राइबोसोम कैसे कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है, एंड ऑल दैट थिंग। अ बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन, अ फुल डिस्कशन ऑन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। तो बेसिकली द प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज द इनिशिएशन, देन देयर इज अ elongation, then there is a termination। अब अगर आप स्टेप वाइज देखो तो अगर हम फर्स्ट इनिशिएशन देखते हैं तो इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन में भी जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, मतलब टीआरएनए पे अमाइनो एसिड की लोडिंग। और जो टीआरएनए पे अमाइनो एसिड की लोडिंग होती है दैट इज बीइंग कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्पेसिफिक एंजाइम, दैट इज अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। और ये जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम हर एक टीआरएनए के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। लेट्स से देयर इज अ टीआरएनए जिसके एंटीकोडोन के जो एंटीकोडोन पे जो न्यूक्लियोटाइड को सीक्वेंसेस हैं वो किसके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सेरीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये टीआरएनए हमेशा सेरीन टीआरएनए सिंथेटेज से ही बाइंड करेगा। अगर ये एंटीकोडोन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिथियोनिन को, so this tRNA will always go and bind to the methionine tRNA synthetase. So this enzyme, amino acyl tRNA synthetase, is very specific for its action और वो हमेशा अपने cognate tRNA के साथ ही reaction कराता है। So the basic steps are, in the first step, this enzyme will react with the amino acid plus ATP, ठीक है। आप यहाँ पर देखो फर्स्ट रिएक्शन में क्या होता है, आपका जो एंजाइम होता है अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम क्या करेगा, अमाइनो एसिड और एटीपी का रिएक्शन करवाएगा। तो द अमाइनो एसिड्स विथ इट्स कार्बोक्सिलिक एंड विल अटैक ऑन द अल्फा फॉस्फेट ऑफ द एटीपी, एंड यहाँ से 2 फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे। एंड नाउ दिस अमाइनो एसिड एंड एटीपी will combine together. So this is the carboxyl end of the ATP and this is the alpha phosphate, and they are combining here with a phosphodiester bond. So this is the first step जहाँ पे अमाइनो एसिड और ATP combine करके बनाते हैं अमाइनो असाइल AMP. Now the next step is this enzyme will catalyze the transfer of amino acid from this amino acyl AMP to the टीआरएनए। तो ये है आपका अमाइनो एसाइल एएमपी और ये है आपका टीआरएनए। और टीआरएनए में आपको पता है कि जो टीआरएनए का एक्सेप्टर आर्म होता है उसके पास एक स्पेसिफिक 3 प्राइम पे न्यूक्लियोटाइड होता है एसीसी, और इस एसीसी न्यूक्लियोटाइड में जो एडेनिन होता है, इस एडेनिन के राइबोज शुगर के 3 प्राइम OH ग्रुप पे अमाइनो एसिड का एडिशन होता है। तो दिस इज द राइबोज शुगर ऑफ द एडेनिन, and now the 3' OH group, this will act as a nucleophile. ये किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा as a nucleophile, and now this nucleophile will go and attack on this carboxyl end of mRNA जो कि इस AMP के साथ बाइंडेड है, और ये न्यूक्लियोफाइल जाके इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का क्या करा देगा, क्लीवेज करा देगा।
और ये AMP जो है वो बिल्कुल आउटसाइड में रिलीज हो जाएगा. And now this amino acid will get attached to the 3' OH of adenine residue और यहाँ पे आपका AMP रिलीज हो गया. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग. चार्जिंग में बेसिकली क्या हुआ? बेसिकली चार्जिंग में दो चीजें हुई. पहले एक ATP अपने दो फॉस्फेट को रिलीज करके AMP में कन्वर्ट हो गया एंड आफ्टर दिस कन्वर्जन दिस AMP विल गो एंड बाइंड टू द अमाइनो एसिड एट इट्स कार्बोक्सिलिक एंड और अमाइनो एसाइल AMP बन गया. अब अमाइनो एसाइल AMP से क्या होगा? ये अमाइनो एसिड जो है वो 3' OH ऑफ एडेनिन पे जाके कंबाइन करेगा विद द हेल्प ऑफ अ एस्टर बॉन्ड. तो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ tRNA चार्जिंग, जहां पे वी हैव अ कंजम्पशन ऑफ ATP और ATP कन्वर्ट होता है किसमें? AMP में. So there is a total requirement of 2 ATP in this charging step. Now after this amino acyl tRNA synthesis, अब ये amino acyl tRNA क्या करेगा? अब ये राइबोसोम के पास जाके बाइंड होगा. So now the other steps of initiation will begin. That is the formation of a pre-initiation complex. जो pre-initiation complex होता है, इसके formation के लिए several steps required होते हैं जो हम अभी एक एक करके देखेंगे. Okay, so now let's talk about the formation of pre-initiation complex. देखो, इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो tRNA है वो क्या हो गया? चार्ज्ड हो गया. फर्स्ट स्टेप जो हमारा है दैट इज चार्जिंग ऑफ tRNA, वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसीजर होता है कि जो राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट होता है, ठीक है, द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इट विल गो एंड बाइंड टू द mRNA. ठीक है, mRNA पे जाके स्मॉलर सब यूनिट बाइंड करे, वो भी कहाँ पे? जहां पे उसका स्टार्ट कोडोन है दैट इज AUG. तो वो AUG के ऊपर जाके बाइंड करे. एंड फॉर दिस वी हैव अ फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पहले यूकैरियोटिक सिस्टम. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है यूकैरियोटिक सिस्टम में? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. उस प्री इनिशिएशन में कॉम्प्लेक्स में क्या होता है दैट द फर्स्ट tRNA आफ्टर बीइंग चार्ज्ड, मतलब जो पहला tRNA होता है ना, देखो जो पहला स्टार्ट कोडोन होता है वो हमेशा क्या होता है? AUG होता है. एंड दिस AUG विल इनकोड फॉर अ मिथियोनिन अमाइनो एसिड. मतलब जो फर्स्ट tRNA जाके सबसे पहले बाइंड करेगा वो क्या होना चाहिए? मिथियोनाइल tRNA होना चाहिए. मतलब वो tRNA जो है वो मिथियोनिन से चार्ज्ड होना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट देयर इज अ मिथियोनाइल tRNA. नाउ अनदर फैक्टर इज initiation factor, that is initiation factor 2. And if you are talking about initiation factor of eukaryotic system, तो हम इसको लिखेंगे E initiation factor 2. And this E initiation factor 2 binds with a GTP molecule. And now this EIF2 किससे बाइंड किए हुए रहता है? स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. नाउ दिस EIF2 and 40S ribosome will allow the recruitment of tRNA, that is charged tRNA, into the smaller subunit of ribozyme at a specific location. देखो, जो भी आपके पास क्या होता है, जो हम tRNA की बात करते हैं और ये राइबोसोम है लेट्स से, तो राइबोसोम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देयर इज स्पेसिफिक साइट. ठीक है, एक साइट होता है, इसको हम बोलते हैं A साइट. सेकेंड साइट होता है जिसको हम बोलते हैं P साइट. एंड देयर इज अ थर्ड साइट एट द टर्मिनल दैट इज नोन एज E साइट और एग्जिट साइट. तो जब ये दोनों राइबोसोम्स अलग अलग रहते हैं, ठीक है, दिस इज द लार्जर सब यूनिट, दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट, एंड व्हेन दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो जो इनिशिएशन फैक्टर 2 होता है वो इस स्मॉलर सब यूनिट के A साइट पे बाइंड करे हुए रहता है. एंड दिस
Initiation factor 2 will allow the recruitment of first tRNA at the A site. फर्स्ट tRNA जो आएगा मिथ्योनाइल tRNA वो हमेशा A साइट पे रिक्रूट होगा और इस रिक्रूटमेंट को कौन करवाता है? इनिशिएशन फैक्टर 2. तो आपके पास फर्स्ट एक कौन सा कॉम्प्लेक्स आ गया? दिस इज योर स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. दिस इज A साइट एंड दिस A साइट इज ऑक्युपाइड बाय मिथ्योनिन tRNA एंड यहाँ पे रहेगा इनिशिएशन फैक्टर 2 जो कि इस बाइंडिंग को फैसिलिटेट करवाएगा. तो नाउ दिस इज अ कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं टर्नरी कॉम्प्लेक्स. ये होता है टर्नरी कॉम्प्लेक्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. इसको हम बोलते हैं 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. एंड नाउ दिस कॉम्प्लेक्स इज रेडी टू बाइंड विद द mRNA. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स अब बिल्कुल रेडी है mRNA से बाइंड करने के लिए. तो mRNA से जो बाइंडिंग होती है वो कैसे होती है देखो. So the 5 prime cap of the mRNA will help the binding of mRNA to the 43 pre-initiation complex. अब आपका pre-initiation complex बन गया. अब उसको किससे बाइंड करना है? mRNA से बाइंड. तो mRNA के बारे में आपको पता होगा कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इसके 5 प्राइम एंड पे एक 5 प्राइम कैप होता है. मतलब यहाँ पे एक मिथाइलेटेड साइटोसिन होता है. एंड नाउ दिस एरिया इज नोन एज 5 प्राइम कैप. So this cap will help in the recognition of pre-initiation complex with the mRNA. कैसे होता है ये रिकॉग्निशन? ये देखो. So first step क्या होता है? There is a cap binding protein that is EIF4F, that is eukaryotic initiation factor 4F. तो ये eukaryotic initiation factor 4F जो है it is a trimeric complex. इसके पास 3 कॉम्प्लेक्स होते हैं. 4F के अंदर 3 डिफरेंट सब यूनिट्स है. 4E, 4G एंड 4A. So these are the 3 different subunits of the initiation factor 4F. अब इन 3 जो फैक्टर्स होते हैं इन तीनों के अलग अलग रोल होते हैं. तो बिफोर बाइंडिंग ऑफ द EIF4F there is another protein that is initiation factor 4B. So this initiation factor 4B will go and it will resolve any kind of secondary structure at the 5 prime end by its ATPase dependent helicase activity. So let's say क्या है, ये आपका mRNA है और इसका जो 5 प्राइम कैप है वो certain kind of secondary structure बना के exist कर रहा है. It is not exposed. तो in order to make the 5 prime cap exposed there is a eukaryotic initiation factor 4B and this initiation factor has a helicase activity. So it will now resolve any kind of secondary structure at the 5 prime end और आपके पास क्या बन जाएगा? एक linear mRNA बन जाएगा और यहाँ पे इसका 5 prime cap present होगा. So this is the first step. Now followed by this your another protein that is EIF4F will come and bind to this 5 prime cap. अब जब 5 प्राइम कैप क्या है? फ्री है. तो यहाँ पे आके कौन बाइंड कर लेगा? यहाँ पे आके बाइंड करेगा EIF4F और E4F के पास क्या होते हैं? 3 डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं. 4E, 4G एंड 4A. ठीक है. तो विथ दिस यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको समझ में आएगा. दिस इज द होल प्रोसेस. जहां पे क्या हुआ? दिस इज योर 5 प्राइम कैप. ओके. एंड नाउ दिस 5 प्राइम कैप इज नाउ बाइंड टू दिस EIF4F कॉम्प्लेक्स. EIF4F में 3 एंजाइम्स है. 4E, 4G एंड 4A. ठीक है. तो ये जाके 5 प्राइम कैप से बाइंड कर लेगा. एंड नाउ दिस पॉली ए टेल, इसका जो पॉली ए टेल होता है यूकैरियोटिक mRNA का, दिस पॉली ए टेल इज रिकॉग्नाइज्ड बाय पॉली ए टेल बाइंडिंग प्रोटीन्स. सो देयर आर पॉली ए टेल बाइंडिंग प्रोटीन्स दैट विल गो एंड बाइंड टू दिस पॉली ए टेल. और इस पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन करता है एक प्रोटीन जो कि 4G होता है, जो कि EIF4F का एक पार्ट है.
So with this interaction of EIA4G and poly A binding protein, ये mRNA जो होता है वो एक काइंड ऑफ सर्कुलर स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेता है. देखो इसके दोनों एंड्स क्या होगा, एक साथ ज्वाइन हो गए विद द हेल्प ऑफ initiation factor 4F. And now this is the complex where your 43S initiation complex will come and bind. ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या करेगा, 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आके बाइंड कर लेगा. और उस 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बाद क्या है, 40S राइबोसोम है प्लस इनिशिएटर टीआरएनए है प्लस एक इनिशिएशन फैक्टर भी है, इनिशिएशन फैक्टर 2, जिसके साथ एक जीटीपी अटैच. इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद ये जो 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, जब वो यहाँ इस mRNA से आके बाइंड कर लेगा, देन इट विल फॉर्म अ 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. अब बन जाएगा 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. So this is statement that says binding of mRNA to the 43S pre-initiation complex will form a 48S initiation complex. तो अब इस स्ट्रक्चर के बाद जो इसका सिग्निफिकेंस होता है वो ये स्ट्रक्चर कहलाता है 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. अब क्या होगा देखो, नाउ दिस स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम विल स्कैन्स द mRNA टू फाइंड द इनिशिएशन कोडोन. अब क्या करता है, अब ये mRNA जो होता है वो मूव करता है अलोंग द mRNA. ठीक है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको स्कैन करता है इन सर्च ऑफ अ इनिशिएशन कोडोन. इनिशिएशन कोडोन दैट इज AUG. तो वो अब खोजता है कि इसको इनिशिएशन कोडोन AUG कहाँ मिलेगा जहां से वो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करे. एंड इन यूकैरियोटिक सिस्टम दिस स्कैनिंग ऑफ द इनिशिएशन कोडोन विल बी फैसिलिटेटेड बाय अ कोजैक सीक्वेंस. ठीक है, तो जो इनिशिएटर कोडोन होता है ना आपका AUG के आसपास में एक स्पेसिफिक क्या होता है, कंसेंसस सीक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं कोजैक सीक्वेंस. तो दिस इज द सीक्वेंस GCC plus 3AG then C then C then AUG और फिर यहाँ पे भी कंजर्व सीक्वेंस. तो दिस इज अ पार्टिकुलर सीक्वेंस जहाँ पे बीच में AUG होगा और इसके डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जो कि क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं. और इन्हीं कंजर्व्ड सीक्वेंसेस को कौन रिकॉग्नाइज करता है, इनको हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले इनको हम बोलते हैं कोजैक सीक्वेंस. और इनको रिकॉग्नाइज करता है आपका स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट. और वो इनको रिकॉग्नाइज करके इस AUC न्यूक्लियोटाइड के पास जाके बाइंड कर जाता है. एंड इन कोजैक सीक्वेंसेस की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि इन दीज सीक्वेंसेस प्यूरिन्स आर देयर एट पोजीशन -3 and +4 रिलेटिव टू द AUG. मतलब यहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो कि हमेशा कंजर्व रहता है. सो लेट्स से दिस इज द AUG सीक्वेंस और इसके 4 न्यूक्लियोटाइड डाउनस्ट्रीम में और 3 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम में हमेशा क्या रहता है, एक प्यूरिन होगा. मतलब A या G या फिर A या G. देखो यहाँ पे जो दिख रहा है -3 पे A या G होगा, +4 पे A या G होगा. सो दिस इज अ वेरी कंजर्व्ड सीक्वेंस usually present in the Kozak sequence that function as a recognition site for initiation codon. तो अब क्या होगा, अब ये जो आपका mRNA था ये स्कैन करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा और AUG को स्कैन करेगा. जहां पे भी इसको कोजैक सीक्वेंस और इनिशिएटर कोडोन मिल जाएगा वहीं पे जाके ये रुक जाएगा. ठीक है, एंड नाउ व्हाट हैपन, नाउ in this 48S initiation complex, once the ribosome will integrate themselves at the start codon. और ये इंटीग्रेशन कैसे होता है, देखो जो राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट यहाँ पे बाइंड करेगा सच दैट इसका जो A साइट है वो इस AUG न्यूक्लियोटाइड के करस्पॉन्डिंग में हो. A साइट हमेशा स्टार्ट कोडोन के करस्पॉन्डिंग में होना चाहिए. And now once this particular structure is acquired, now the larger subunit is recruited. Larger subunit का recruitment कैसे होता है, जो इस smaller subunit से initiation factor 2 bind किए हुए रहता है, that has a GTP. Now this GTP will undergo hydrolysis, and with the hydrolysis of GTP, this
फैक्टर इज रिलीज, जब इनिशिएशन फैक्टर जीडीपी बन जाएगा जीटीपी से, तो इसकी एफिनिटी कम हो जाएगी राइबोसोम से और वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। एंड नाउ विथ दिस रिलीज ऑफ इनिशिएशन फैक्टर 2 लार्जर सब यूनिट कैन बी रिक्रूटेड हियर। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। एंड नाउ दिस इज द एटीएस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। So this is the overall step. The binding of 60S and 48S RNA complex to form a ATS initiation complex. And this process involves the hydrolysis of GTP bound to the EIF2 by EIF5. एक और एंजाइम आता है EIF5 जो कि इस EIF2 का हाइड्रोलिसिस करवाता है। So this is the overall process. एक बार अगर फिर से रिकैप देखें तो देखो, ओवरऑल अगर इसको डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट स्टेप इज द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस चार्जिंग देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जहां पे क्या रहता है, जहां पे आपका इनिशिएटर टीआरएनए रहता है प्लस स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम प्लस initiation factor 2. So this is a ternary complex. Now third step is the first क्या होता है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4b, इसके पास होता है हेलिकेज एक्टिविटी। ये हेलिकेज एक्टिविटी से उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिसॉल्व करेगा। नाउ EIF4F will bind to the 5 prime cap एंड नाउ इस EIF4 का एक स्पेसिफिक सब यूनिट होता है 4G। This 4G will interact with poly A binding protein and there is a formation of cyclic structure, and within this cyclic structure we have recruitment of 43S complex and 43S complex plus ये mRNA दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, दोनों मिलके बन जाते हैं 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पहले 43 वाला होता है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, 48 वाला होता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। एंड नाउ विद दिस, now this 48S initiation complex will scans or move over the mRNA, and in the fourth step it will search a AUG initiator codon, और इस AUG initiator codon के सर्चिंग में कौन हेल्प करता है, कोजैक सीक्वेंस। कोजैक सीक्वेंस का स्पेसिफिक कंजर्व डोमेन होता है, दैट मीन्स उसके -3 और +4 सब यूनिट पे हमेशा क्या होगा, प्यूरीन होगा। अगर यहाँ पे AUG न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है तो इस AUG न्यूक्लियोटाइड के +4 में या फिर -3 के पोजीशन पे हमेशा एक प्यूरीन रेसिड्यू ही होगा। नाउ वंस द 43S initiation complex recognizes this initiation codon, now there is a hydrolysis process initiated by elongation factor 5 and it will allow the hydrolysis of the GTP present at the initiation factor 2. इस हाइड्रोलिसिस के बाद क्या हो जाएगा, इनिशिएशन फैक्टर लीव कर जाएगा एंड देयर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द राइबोसोम, जहाँ पे 60S राइबोसोम भी आके बाइंड कर लेगा और आपके पास कंप्लीट 80S राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। नाउ दिस इज द कॉम्प्लेक्स, दिस इज द मैच्योर राइबोसोम, जो कि अब क्या करेगा, जो कि अब पेप्टाइड का सिंथेसिस स्टार्ट कर सकता है। तो इन दिस स्ट्रक्चर पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि देयर इज अ स्टार्ट कोडोन एट द ए साइट एंड विद इन दिस ए साइट देयर इज अ इनिशिएटर टीआरएनए ऑलरेडी लोडेड, और इस इनिशिएटर टीआरएनए और इस ए साइट के बीच में जब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी तभी जाके ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इनिशिएशन। इसके बाद अब फिर फर्दर टीआरएनए का एडिशन 1 by 1 होगा। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ इनिशिएशन इज दिस वन। अभी जो मैंने आपको और सारी चीजें बताई वो हमने किसके लिए देखी, यूकैरियोट्स के बारे में, ठीक है। मेन फोकस यूकैरियोट्स पे रखना है। प्रोकैरियोट्स में भी देखो तो सिमिलर ही चीजें होती है, दोनों का ही सिमिलर है। मैंने यूकैरियोट पहले बताया, प्रोकैरियोट बाद में बता रही हूँ, जैसे आपको पढ़ना आप पढ़ सकते हो। तो यूकैरियोटिक सिस्टम में देखो, दिस इज द
कंप्लीट राइबोसोम क्या होता है, जब राइबोसोमल सब यूनिट्स अलग अलग रहते हैं तो देयर इज अ इनिशिएशन फैक्टर 3 जो कि स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड किए हुए रहता है और ये स्मॉलर और लार्जर के फ्यूजन को प्रिवेंट करता है। तो फर्स्ट देयर इज अ इनिशिएशन फैक्टर 3 जो कि स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट के कॉम्बाइनिंग प्रॉपर्टी को इनहिबिट करता है, मतलब ये इससे एसोसिएट नहीं रह जाएगा जब तक यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर 3 बाइंड रहेगा। नाउ द सेकेंड स्टेप इज इनिशिएशन फैक्टर 2 जिसके पास क्या होती है, जीटीपी एक्टिविटी होती है। नाउ दिस इनिशिएशन फैक्टर 2 will allow the integration of first charge tRNA, that is formyl methionine tRNA, and now this formyl methionine tRNA is recruited at this complex at the A site। तो ये जो फर्स्ट इनिशिएटर tRNA है वो आके A साइट पे बाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर 2, सिमिलर टू द यूकैरियोटिक। यूकैरियोट में क्या होता है, ई इनिशिएशन फैक्टर 2 होता है, प्रोकैरियोट के केस में सिर्फ इनिशिएशन फैक्टर 2 है। इसके पास भी जीटीपी एक्टिविटी होती है, इसके पास भी जीटीपी एक्टिविटी हो, दोनों क्या करते हैं, दोनों इनिशिएटर टीआरएनए को ए साइट पे रिक्रूट करवाते हैं। डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस है कि इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सिस्टम द इनिशिएटर टीआरएनए इज मिथियोनिन, मिथियोनिन चार्ज्ड टीआरएनए, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स दिस इनिशिएटर आरएनए इज फॉर्माइल मिथियोनिन टीआरएनए, मतलब टीआरएनए पे मिथियोनिन अमाइनो एसिड तो अटैच होगा बट वो मिथियोनिन क्या हो गया, फॉर्माइलेटेड फॉर्म में होगा। तो दिस इज अ डिफरेंस इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सिस्टम एंड यूकैरियोटिक सिस्टम। प्रोकैरियोटिक सिस्टम में जो इनिशिएटर आरएनए होता है वो होता है मिथाइलेटेड फॉर्माइल मिथियोनिन, बट यूकैरियोटिक सिस्टम में वो सिर्फ मिथियोनिन होता है। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स with a ribosomal subunit smaller and the tRNA as well as the initiation factor 2. Now they will go and bind directly to the mRNA. और ये mRNA से कैसे बाइंड करते हैं, with the help of a specific sequence that is known as Sine-Dalgarno sequence, or we can say that ribosomal binding site. तो यूकैरियोटिक के एमआरएनए पे तो हमने देखा कि कैप हेल्प करता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक का आरएनए होता है वहां पे तो कोई कैपिंग या टेलिंग नहीं होती है। तो यूकैरियोटिक एमआरएनए में देयर इज अ स्पेसिफिक राइबोसोमल बाइंडिंग साइट जिसको हम साइन डालगर्नो सीक्वेंस में बोलते हैं। तो इस राइबोसोमल बाइंडिंग साइट को स्मॉलर सब यूनिट क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, कैसे करता है वो देखो, ये जो स्मॉलर सब यूनिट होता है राइबोसोम का, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सिस्टम it is composed of 16S rRNA, and this 16S rRNA has specific type of complementarity base pairing with this RBS region. तो ये 16S rRNA of the smaller ribosomal subunit will go and search for its complement region on the mRNA और वहां जाके वो बाइंड हो जाएगा। और इस 16S rRNA का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कौन सा होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है साइन डालगार्नो सीक्वेंस। तो ड्यू टू दिस कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग स्मॉलर सब यूनिट जाके आपके राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे बाइंड कर जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स दैट इज नोन एज 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसमें आपका एक होता है smaller subunit of ribosome, then initiator tRNA that is formyl methionine tRNA, and there is a initiation factor 2 with a GTP molecule। तो ये स्ट्रक्चर हो गया 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब देखो क्या होता है। नाउ दिस 38 इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स is now recruited अपॉन अ लार्जर सब यूनिट, और जब लार्जर सब यूनिट यहाँ पे आता है तो फॉर दिस इनिशिएशन फैक्टर 3 जो कि स्मॉल सब यूनिट और लार्जर के एसोसिएशन को रोकता है, उसको क्या होना पड़ेगा, यहाँ से लीव होना पड़ेगा। और ये लीव होगा, लार्जर सब यूनिट आके बाइंड करेगा, एंड जैसे ही लार्जर सब यूनिट आके बाइंड करता है देयर इज अ हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी एंड दिस जीटीपी विल बी रिमूव्ड and this GTP get converted into GTP। अब इनिशिएशन फैक्टर GDP जो है उसकी एफिनिटी कम हो जाएगी और वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यू हैव अ mRNA and a subunit, larger subunit and smaller subunit of ribosome, and
ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम के जो 3 साइट्स होते हैं, पी साइट, ए साइट एंड ई साइट, तो इसका जो पी साइट होता है ये हमेशा अलाइन करेगा इनिशिएटर कोडोन से। पहले जो मैंने बोला ए आर्म से करता है, दैट इज आई थिंक दैट आई हैव मेंशन्ड रॉन्गली। जो अलाइनमेंट होती है स्मॉलर सब यूनिट की और इस mRNA की, सो लेट्स से दिस इज द इनिशिएटर कोडोन AUG, तो ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ऐसे अलाइन करता है कि इसका पी साइट जो है वो इसके करस्पॉन्डिंग होगा और इसका जो ए साइट होगा वो उसके नेक्स्ट कोडोन के करस्पॉन्डिंग होगा। And with this arrangement, now there is a formation of 70S initiation complex. ठीक है, तो ओवरऑल क्या बातें हो गई, देखो ओवरऑल बातें, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के नाम आपको याद रखने हैं एक्चुअली। तो ओवरऑल अगर मैं आपको देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ प्रोकैरियोट्स के केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होगा, 30S सब यूनिट जो होगा वो बाइंड करेगा इनिशिएशन फैक्टर 2 से, and this initiation factor 2 will allow the recruitment of formyl methionine tRNA, ठीक है, to the P site. So this is the first step, and now this complex with its 30th ribosome will search for RBS, and इस RBS को ये सर्च कैसे करता है, with the 16S rRNA complementary base pairing, और जब इन दोनों के बीच में बेस पेयरिंग हो जाएगी तो वो राइबोसोम वहां जाके बाइंड कर जाएगा। नाउ विथ दिस बाइंडिंग लार्जर सब यूनिट आके रिक्रूट होगा और उसके रिक्रूट होने के लिए इनिशिएशन फैक्टर 3 और 1 को वहां से हटना। तो लार्जर सब यूनिट बाइंड कर गया, स्मॉलर सब यूनिट बाइंड कर गया, और ये बाइंडिंग ऐसी होती है कि जो इनिशिएटर tRNA है वो हमेशा पी साइट के ऊपर रहेगा और ए साइट जो रहेगा वो वैकेंट रहेगा। नाउ this A site is occupied previously by the initiation factor 2 GTP। अब क्या होगा, अब initiation factor 2 का हाइड्रोलिसिस होगा GTP का, now it get converted into IF to GDP, और अब ये GDP जो है वो यहाँ पे एफिनिटी लूज कर देगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। Then finally you will have this structure, this is the smaller subunit, this is the larger subunit, और इस इनिशिएशन कोडोन जो AUG है वहां पे है आपका पी साइट, एंड यहाँ पे है एक स्पेसिफिक फॉर्माइल मिथ्योनिन इनिशिएटर RNA, और ए साइट जो है वो है वैकेंट, और यहाँ पे फिर न्यू tRNA का रिक्रूटमेंट होगा बेस्ड अपॉन द कोडॉन सीक्वेंस। तो दिस इज द इनिशिएशन स्टेप। यूकैरियोटिक के केस में देखो क्या होता है, यूकैरियोटिक में भी सिमिलर ही चीजें होती है। इनिशियली 43S कॉम्प्लेक्स बनता है जहां पे आपका वही smaller subunit of our ribosomes plus initiation factor 2 plus methionine charged tRNA, यहाँ डिफरेंस होता है, ये बाइंड करेंगे। अब ये जाके mRNA से बाइंड करते हैं, mRNA से बाइंडिंग कौन करवाता है, EIF4F एक प्रोटीन होता है जिसके मल्टीपल सब यूनिट्स होते हैं एंड ऑल दोस थिंग। सो नाउ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स के साथ जो mRNA के ऊपर ये कॉम्प्लेक्स जो होगा वो मूव करेगा और सर्च करेगा इनिशिएटर कोडोन को, और यूकैरियोटिक के केस में जो इनिशिएटर कोडोन के सर्चिंग में हेल्प करता है वो होता है कोजैक सीक्वेंस। ठीक है, तो जहां भी कोजैक सीक्वेंस होगा उसके विद इन ही होगा आपका इनिशिएटर कोडोन। So now once this initiation codon is being achieved, is being found by the ribosome, then there will be a recruitment of larger subunit और फिर वो finally ATS कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। और इस अगर हम बात कर ले ATS या फिर आप बात कर लो 70S यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के केस में, दोनों ही केस में जो P साइट होता है वो ऑक्युपाइड होता है और इनके जो ए साइट होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं वैकेंट। तो दिस इज द इनिशिएशन स्टेप। यहां पे आके हम बोल देते हैं कि अब ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन हो चुका है। ठीक है, अब कौन सा स्टेप आएगा, अब हमारे पास जो स्टेप आता है वो होता है इलोंगेशन स्टेप। ओके, नाउ वी विल सी दैट इलोंगेशन स्टेप में क्या होता है।
ठीक है, इससे पहले अगर किसी को डाउट है, सारे पॉइंट्स को आप रिकॉल कर लो। ओके, नाउ इलोंगेशन। इलोंगेशन क्या होता है? देखो, यहाँ पे आपके क्या क्या स्टेप्स होंगी। फर्स्ट स्टेप इज द बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड टीआरएनए टू द ए साइट। जो आपका राइबोसोम था, ये स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट, दिस इज द एमआरएनए, दिस इज द इनिशिएटर कोडोन एयूजी, यहाँ पे है आपका इनिशिएटर टीआरएनए। ठीक है, और यहाँ पे है ए साइट जो कि क्या है, वैकेंट है। तो इलोंगेशन में पहला स्टेप होता है दैट रिक्रूटमेंट ऑफ टीआरएनए टू द ए साइट बेस्ड अपॉन द सीक्वेंस ऑफ द कोडोन ऑन द एमआरएनए। यहाँ पे जो कोडोन होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए कोडोन, जो एंटी कोडोन है, वो यहाँ पे रिक्रूट होगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ यहाँ पे दूसरा आरएनए क्या हो गया, टीआरएनए रिक्रूट हो गया, जिसके पास एक अमाइनो एसिड है, यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है। अब इन दोनों अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये होता है सेकेंड स्टेप। नाउ इन द थर्ड स्टेप, ये जो राइबोसोमल मशीनरी है ये फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, ये फॉरवर्ड मूव करेगा बाय 3 न्यूक्लियोटाइड्स, और वी कैन से दैट बाय 1 कोडोन। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम ऑन द एमआरएनए, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, ट्रांसलोकेट करेगा। एंड विथ दिस ट्रांसलोकेशन, जो पी साइट पे टीआरएनए प्रेजेंट था, जिसने अपने अमाइनो एसिड के साथ रिलीज कर दिया पेप्टाइड बॉन्ड के लिए, ये पी साइट वाला जो टीआरएनए है, जो कि एम्प्टी है, नॉन चार्ज्ड है, वो रिलीज हो जाएगा। सो these are the 3 steps in your elongation. First is the amino acid tRNA recruitment at the A site, then peptide bond formation between the amino acid at the A site and at the P site. Now ribosomal translocation by 3 nucleotides, then expulsion of the deacetylated tRNA from the E site. So these are the 4 steps during the elongation. अब हम एक एक स्टेप को देखते हैं थोड़े से डिटेल में। ओके, तो दिस इज द स्टेप 1। यहाँ पे क्या होगा, elongation factor 1A, EF1A, it will form a ternary complex with GTP and amino acid tRNA. एक होता है elongation factor 1A, इसके पास भी क्या होता है, GTP एक्टिविटी होता है। ये elongation factor 1A क्या करेगा, जो tRNA होगा उससे जाके बाइंड करेगा एंड उसका रिक्रूटमेंट करवाएगा इनटू दिस ए साइट। दिस इज द बेस। तो पहले क्या करेगा, ये सर्च करेगा कि यहाँ पे कौन सा कोडोन है। ठीक है, एंड बेस्ड अपॉन दैट कोडोन जो टीआरएनए आएगा, अगर उन दोनों के बीच में परफेक्ट बेस पेयरिंग हो रही होगी तो वो टीआरएनए वहां पे क्या कर जाएगा, बाइंड कर देगा। अगर रिक्रूट नहीं हो रही होगी तो वो टीआरएनए वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो सबसे पहले नया टीआरएनए आएगा ए साइट में, अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी विद इन द एंटीकोडोन ऑफ टीआरएनए and codon of mRNA, then that tRNA will be recruited to the A site. ठीक है, so this elongation factor 1A will allow the recruitment of tRNA to the A site. इसके लिए ये हेल्पफुल होता है। now there is a हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, जहां पे elongation factor 1A जो है उसका हाइड्रोलिसिस होगा, वो जीटीपी से जीडीपी पे कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इन दिस प्रोसेस दिस इलोंगेशन फैक्टर इज रिलीज्ड। तो यहां तक हो गया पहला स्टेप। अब देखो दूसरे स्टेप में क्या होगा। दूसरे स्टेप में ये दोनों ए साइट पे और पी साइट पे क्या हो गए, 2 टीआरएनए प्रेजेंट है, दोनों से अटैच्ड है उनके अमाइनो एसिड्स। नाउ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, और इस बॉन्ड की सिंथेसिस में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, पेप्टिडल ट्रांसफरेज एंजाइम। और वो एंजाइम कौन होता है, वो एंजाइम होता है, देयर इज अ आरएनए that act as this enzyme, and this RNA will be there in the larger subunit of ribosome.
अगर आप यूकैरियोट्स की बात करते हो तो देयर इज अ 28s rRNA complex that act as a ribozyme, and in case of prokaryotic 18s rRNA complex will act as a ribozyme. Now these are the enzymes that act as a peptidyl transferase. और ये enzymes क्या करते हैं, ये देखो क्या करते हैं, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का सिंथेसिस होता है। जो पी साइट पे अटैच है ना, जो पी साइट पे अटैच है अमाइनो एसिड, this amino acid will be cleaved from this side and they will get attached to this side. ये P साइट वाला अमाइनो एसिड जाके A साइट वाले tRNA पे अटैच हो जाएगा बाई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एंड नाउ देयर इज अ ट्रांसलोकेशन, मतलब ये आरएनए इधर मूव करेगा। जब ये आरएनए फॉरवर्ड मूव करेगा, बट ये दोनों tRNAs अपने प्लेसेस पे ही रहेंगे वाया बेस पेयरिंग, तो this location will now get shifted to the third site, that is exit site, and from the exit site this tRNA जो कि अनचार्ज हो गया है वो रिलीज हो जाएगा, and with this translocation जो tRNA पहले कहाँ था A साइट पे, वो अब कहाँ चला गया P साइट पे। अगेन A साइट इज वैकेंट, अब इस A साइट पे नया tRNA रिक्रूट होगा। तो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस गोज ऑन। ठीक है, देखो यहाँ पे the alpha amino acid of the tRNA at the A site will carry out a nucleophilic attack on the COH group of the peptidal tRNA। मतलब कि क्या होता है, जो A साइट पे जो अमाइनो एसिड है उसका COH ग्रुप तो एस्टर बॉन्ड में इन्वॉल्व है, बस उसका जो NH2 ग्रुप होता है वो क्या होता है, फ्री होता है, and this NH2 group will act as a nucleophile and this will go and attack on the ester bond of the amino acid that is present at the P site। ठीक है, मतलब कि ये जो सेरीन, लेट्स से दिस इज सेरीन अमाइनो एसिड, तो इस सेरीन अमाइनो एसिड का तो NH2 ग्रुप होगा वो जाके इस मिथियोनिन अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप पे अटैक करेगा और यहाँ पे हो जाएगा COH और NH के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का सिंथेसिस, एंड नाउ P साइट विल बिकम अनचार्ज, मतलब वहां पे tRNA तो रहेगा लेकिन वो अनचार्ज tRNA होगा, एंड नाउ देयर इज अ ट्रांसलोकेशन बाई 3 न्यूक्लियोटाइड्स, जहां की आपका P साइट फिर E साइड में चला जाएगा और वहां से जाके रिलीज हो जाएगा। ठीक है, so this is the whole step of your peptide bond formation, and जो translocation होता है so there is a elongation factor 2 GTP complex, this is hydrolyzed into EF2 GTP, and this hydrolysis will allow the translocation via one nucleotide। ठीक है, इज इट क्लियर? जब A साइट और P साइट के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सिंथेसाइज हो जाएगा, P साइट वाला tRNA एम्प्टी हो जाएगा। नाउ आफ्टर दैट देयर इज अ इलोंगेशन फैक्टर 2 जो कि ATP GTP से बाउंड रहता है, उस GTP का हाइड्रोलिसिस होगा और उससे जो एनर्जी मिलेगा उससे ही क्या होता है, आपका ट्रांसलोकेशन स्टेप होता है, एंड नाउ दिस P साइट tRNA विल रीचेस टू द एग्जिट साइट, और एग्जिट साइट से वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और जो A साइट वाला था वो शिफ्ट हो जाता है P साइट पे, एंड अगेन A साइट हो जाएगा एम्प्टी, जहां पे फिर से नए tRNA का रिक्रूटमेंट होगा विद द हेल्प ऑफ इलोंगेशन फैक्टर 1A। So this is the overall step. I hope it is clear. Okay, fine. Okay, now next step is the termination. अब देखो ऐसे ऐसे करके क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड फिर ट्रांसलोकेट होगा, A साइट एम्प्टी होगा, नया न्यूक्लियोटाइड आएगा, फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, फिर वो शिफ्ट होगा P साइट पे, फिर A साइट एम्प्टी होगा, फिर नया न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसे ही करके प्रोसीजर चलते रहता है until the stop codon appears at the A site। अगर A साइट पे क्या हो गया, जब स्टॉप कोडोन आ गया, लेट्स से इट इज
stop codon, that is AAG. Now if the A site will reach to a codon जो कि stop codon है, I'm sorry. So at this site there will be no tRNA recruitment because हमको पता है कि stop codon के रिस्पेक्टिव कोई भी tRNA नहीं होता है, कोई भी अमाइनो एसिड नहीं होता है, तो यहाँ पे tRNA सॉरी एट दिस साइट कोई भी tRNA का रिक्रूटमेंट क्या हो जाएगा, कोई भी tRNA रिक्रूट नहीं होगा. तो इन दैट सिनेरियो दिस A साइट विल रिमेन एम्प्टी. तो ये देखो, ये है A साइट जहां पे क्या है, कोई भी स्टॉप कोडोन आ गया. एंड दिस इज द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन. नाउ दिस साइट विल रिमेन एम्प्टी. And this empty site will be recognized by different releasing factors. So now releasing factor will go and bind to the A site. Releasing factor जाके उस A site पे bind करेंगे. And releasing factor 1 is bound by a complex of releasing factor 3 and GTP. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीजिंग फैक्टर 1 जो है वो इस empty site को recognize करता है. कौन recognize करता है? Release factor 1. And now upon recognition they allow the recruitment of recognition factor 3 that has a ATPase activity. अब ये releasing factor 3 और GTP आके इस साइट पे बाइंड करेंगे. And now on this binding this complex with the peptidyl transferase hydrolyze the bond between the tRNA and the P site. Now this releasing factor 3 and GTP will undergo hydrolysis और यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को यूज करके ये क्या करेगा, ये जो tRNA प्लस अमाइनो एसिड के बीच में जो एस्टर लिंकेज है वो इस एस्टर लिंकेज को क्या कर देगा, क्लीव कर देगा. एंड नाउ tRNA और अमाइनो एसिड का जो चेन है पॉलीपेप्टाइड का वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा. So this is the step of termination जहां पे the hydrolysis of GTP of the release factor 3 will release some amount of energy and that energy is utilized for the cleavage of ester bond between the tRNA and the growing polypeptide chain at the P site. And now this polypeptide chain and the tRNA that is uncharged वो दोनों इस स्पेसिफिक साइट से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे. एंड फाइनली राइबोसोम एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाएंगे. तो दिस इज द टर्मिनेशन प्रोसेस. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो यहाँ पे एक स्टेप देखते हैं क्या बोल रहा है. टोटल एटीपी काउंट अगर हम करें एक पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस में, ठीक है, एक पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस की बात हो रही है, तो 2 एटीपी चाहिए होता है किसके लिए, चार्जिंग के लिए, जहां पे एटीपी कन्वर्ट होता है किसमें, एएमपी में. तो 2 एटीपी रिक्वायर्ड एट दिस स्टेप. नाउ इन द एंट्री ऑफ अमाइनो एसिड tRNA टू द ए साइट रिक्वायर 1 एटीपी. मतलब जो tRNA जब रिक्रूट होता है एट द राइबोसोमल साइट तो इसके लिए जरूरी होता है इनिशिएशन फैक्टर 2 दैट हैज अ जीटीपी एक्टिविटी. और ये आके इस अमाइनो एसिड का बाइंडिंग करवाता है इनटू द राइबोसोम. सो इट विल रिक्वायर 1 एटीपी. नाउ द ट्रांसलोकेशन स्टेप विल आल्सो रिक्वायर 1 एटीपी. मतलब 1 एटीपी हाइड्रोलाइज होके जो एनर्जी रिलीज करवाता है उसी से आपका राइबोसोम मूव करता है 3 न्यूक्लियोटाइड अहेड. So for the synthesis of 1 peptide bond you require 4 ATP. ठीक है, तो 4 ATP जितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होंगे, जितने नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे उतना अमाउंट ऑफ ATP लगेगा यहाँ पे. एंड फाइनली टर्मिनेशन स्टेप में एक और ATP लगता है, सॉरी GTP लगता है, जो कि रिलीजिंग फैक्टर 3 GTPase एक्टिविटी के कारण यूज होता है. तो ड्यूरिंग द सिंथेसिस देयर इज अ 4 ATP रिक्वायर्ड फॉर ईच पेप्टाइड बॉन्ड एंड टर्मिनेशन के टाइम पे एक एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होता है. तो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस. आई होप जो ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट है वो सबको क्लियर होगा, है ना. ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. किसी को भी बच्चे कुछ भी डाउट है
यू कैन आस्क मी, यू कैन टेल मी, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। किसी को हेजिटेशन नहीं करना है, आपको जो भी डाउट है बोलो, कोई हेजिटेशन मत रखो, कोई डाउट नहीं रखना है। कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में वो चीज कवर कर दूंगी, ठीक है। तो ये जो स्लाइड है बस एक रिकैप है। फर्स्ट स्टेप इज द mRNA अटैचेस टू द राइबोसोम। और कैसे अटैचमेंट होती है, जो mRNA जो राइबोसोम का पी साइट होता है वो हमेशा इनिशिएटर कोडोन के साथ कॉम्प्लेक्स करेगा। इसका जो ए साइट होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। नाउ सेकेंड स्टेप इज द tRNA अटैचेस, ठीक है, tRNA रिक्रूटमेंट, देन rRNA carried its specific amino acid to the ribosome. tRNA deliver its amino acid based upon the complementary base pairing with the anticodon. जब तक कोडोन और एंटीकोडोन के बीच में बेस पेयरिंग नहीं होगी तब तक वो tRNA वहां जाके बाइंड नहीं करेगा। एंड आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग, नाउ व्हेन tRNA get recruited at the A site, now the enzyme peptidyl transferase will allow the synthesis of peptide bond. और पेप्टाइड बॉन्ड किसके किसके बीच होती है, जो ए साइट के ऊपर tRNA है और जो पी साइट के ऊपर tRNA है उन दोनों के बीच होती है। जो पी साइट के ऊपर अमाइनो एसिड है it will get transferred to the A site, and now this peptide bond formation is now followed by the translocation step, and ऐसे ऐसे करके एक एक ट्रांसलोकेशन होगा, एक एक अमाइनो एसिड रिक्रूट होगा, and there is a synthesis of continuous peptide chain. So I hope this lecture is clear to all of you. The overall concept is clear to all of you. If you have any doubt with this lecture, you can tell me, you can write it down in the comment section. Fine. So that's all for today's class. And आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा बच्चा लोग, आज की क्लास में हमने ट्रांसलेशन पढ़ लिया पूरा, ठीक है। ट्रांसलेशन हो गया हमारा खत्म। फर्स्ट हमने पढ़ा इनिशिएशन। इनिशिएशन हमने प्रोकैरियोट्स के लिए देखा, हमने यूकैरियोट्स के लिए देखा। प्रोकैरियोट्स के लिए तो सिंपल सा होता है, 3 फैक्टर्स होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर 1, 2 और 3। बट यूकैरियोट्स के केस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, देखो। सबसे पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में होता है tRNA, इनिशिएटर tRNA प्लस 40S राइबोसोम प्लस यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 GTP। तो दिस इज द टर्नरी कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स विल गो एंड बाइंड टू द mRNA एंड दे विल फॉर्म अ 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और इस mRNA के साथ रिक्रूटमेंट के लिए क्या हेल्प करता है, सबसे पहले तो 5 प्राइम कैप जिससे बाइंड करता है आपका इनिशिएशन फैक्टर 4F। देन देयर इज अ पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन जो कि इस 5 प्राइम कैप और पॉली ए टेल को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। एंड देयर इज अ या ये 4G जो कि इस पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करता है। ऑल्सो देयर इज अ यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4B दैट हैज अ हेलिकेज एक्टिविटी जो कि एंड में कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर से उसको डिसॉल्व करता है। तो ये हो गया इनिशिएशन। इसके बाद इलोंगेशन के स्टेप्स जो है वो काफी हद तक सिमिलर है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, जहां पे क्या होता है, देयर इज अ इलोंगेशन फैक्टर 1A, इट विल रिक्रूट द नेक्स्ट tRNA टू द A site. देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कैटेलाइज्ड बाय द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो कि राइबोजाइम होता है। यूकैरियोट के केस में 28S rRNA, प्रोकैरियोट के केस में 18S rRNA. Now after the peptide bond synthesis there is a translocation of ribosome by 3 nucleotide, and this translocation is facilitated by GTP hydrolysis of elongation factor 2. And after that from each step, हर एक स्टेप में एक ट्रांसलोकेशन होगा, एक अमाइनो एसिड का रिक्रूटमेंट होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, देन ट्रांसलोकेशन होगा, और ये स्टेप चलते जाएगा जब तक कि ए साइट के पास एक स्टॉप कोडोन ना आ जाए। तो जब ए साइट के अंदर एक स्टॉप कोडोन आ जाएगा तो इस प्रोसेस में tRNA का रिक्रूटमेंट क्या हो जाएगा, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। एंड नाउ दिस एम्प्टी ए साइट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय रिलीजिंग फैक्टर 1, एंड दिस रिलीजिंग फैक्टर 1 विल गो एंड बाइंड टू द ए साइट। ए साइट पे बाइंड करके वो रिलीजिंग फैक्टर 3 का रिक्रूटमेंट करवाएगा।
releasing factor 3 has a GTPase activity, and with the hydrolysis of GTP जो एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी के जो रिलीज से आपका जो tRNA है कहाँ पे, पी साइट पे, उसके ऊपर जो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, पेप्टाइड प्रेजेंट है, पॉलीपेप्टाइड, उसका क्लीवेज हो जाएगा। यहाँ पे जो एस्टर बॉन्ड है वो क्लीव हो जाएगा, एंड फाइनली पॉलीपेप्टाइड चेन इज रिलीज्ड इनटू द सेल। So this is the overall step, 5 मिनट का recap. I hope it is clear to all of you. If you have any doubt, फिर मैं बोल रही हूँ, आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखो, मुझसे पूछो, ठीक है? चलिए फिर, that's all for today's lecture, and at last I want to tell you that if you guys have not yet subscribed the channel, बच्चे प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और आप मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरी वीडियोस को आप लाइक जरूर करना। लाइक करने के बाद आप इनको शेयर भी कर सकते हो ताकि मेरी वीडियोस बहुत लोगों तक पहुंचे और सबको इससे मदद मिले। और आप या फिर आपकी कोई फ्रेंड या फिर आपके कोई रिलेटिव में अगर किसी को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चे, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो टू यूज माई रेफरल कोड दैट इज surbi01 टू गेट अ 10% डिस्काउंट, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर, एंड You can also attend my classes on Unacademy. Unacademy स्पेशल क्लासेस में मैं पढ़ाती हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री है बच्चे, सबके लिए फ्री है। आप एक प्लस सब्सक्राइबर हो या फिर आप एक नॉन प्लस सब्सक्राइबर हो, फिर भी आप ये लेक्चर्स को, स्पेशल क्लासेस के लेक्चर्स को देख सकते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाके CSIR UGC के गोल में। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, CSIR UGC गोल में स्पेशल क्लासेस के सेक्शन में आपको मेरी बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आप वो भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है? ओके, देन एंड करते हैं हम आज का लेक्चर यहाँ पे, फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ, ठीक है? टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय।